नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पढ़ाई में दें। आइए चलते हैं कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय के लिए जारी अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिसके आने की संभावना 100%। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो, उसे क्या कहते हैं, है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तक बोलेंगे। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक कोशिका जीव कौन सा है? एक कोशिका जीव कौन सा है? तो अमीबा है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं बच्चों। सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो किसी भी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से अधातु कौन है? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन या इनमें सभी? तो ये तीनों जो है अधातु है। अतः ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ये हम लोग का सही हो जाएगा। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो धातुओं का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ होता है? पटाखा में भी धातु का उपयोग करते हैं, उर्वरक में भी हम लोग धातु का उपयोग करते हैं, खाना बनाने वाले बर्तन में भी हम लोग धातु का उपयोग करते हैं। तो हम लोग का क्या हो गया? इनमें से सभी। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा एकमात्र धातु है जो विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा धातु है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और देखते हैं 7। सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नमक का, खाद्य तेल का, चीनी का। ये तीनों का उपयोग हम लोग सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए करते हैं। तो हम लोग का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी तीनों चीज़ का उपयोग हम लोग सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए करते हैं। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हम लोग को, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? तो राइजोबियम जो है इन पौधों की जड़ों में उपस्थित होता है। अतः ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भिंडी का पीत किस सूक्ष्म जीवाणु से होता है ना। भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु, वायरस से होता है। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विद्युत लेपन कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत लेपन। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट हो जाएगा। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पहला ऑप्शन दिया है नींबू का रस, नल का जल, सिरका या आसुत जल। आसुत जल जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। अतः ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 12 नंबर। विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है?
धातु के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लोटिंग में, ये सभी तीनों में इसका उपयोग होता है। अतः ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है ना? अलैंगिक विधि कौन सा है? तो निषेचन है आपका। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 बोल रहा है बाह्य निषेचन किस में होता है? तो बाह्य निषेचन किस में होता है? मछली में भी होता है, स्टार फिश में भी होता है, मेंढक में भी होता है, तो तीनों में होता है। तो अतः ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट हो जाएगा, सभी में होता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मनज। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? कौन सा बल लगता है? तो घर्षण बल लगता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? है ना? एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या बोलेंगे हम लोग? दाब बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित बलों में कौन संपर्कित बल है? तो पेशीय बल जो है ये संपर्कित बल होता है। तो अतः ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट हो जाएगा। आइए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सूर्य के नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न होता है? उष्मा, प्रकाश, दोनों उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट हो जाएगा। आइए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है ना? जो जीव के अंश से मिलता है उसी को हम लोग जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। तो कोयला हम लोग का जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी भी हम लोग का जीवाश्म में आता है, लेकिन प्राकृतिक गैस ये जीवाश्म ईंधन हम लोग का नहीं है। अतः ऑप्शन नंबर सी हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किसी पदार्थ की दहन के लिए क्या आवश्यक है ना? दहन मतलब जलने के लिए क्या आवश्यक है? ज्वलनशील पदार्थ, दहनशील पदार्थ होना चाहिए, ज्वलनताप होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, ये तीनों का ज़रूरत होता है। अतः ऑप्शन नंबर डी सभी तीनों का ज़रूरत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट हो जाएगा। आइए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, ये कौन सा स्टेज में होता है? तो ये कौन सा स्टेज में होता है? टीनेज, किशोरावस्था में होता है। आइए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो हम लोग का एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में उत्तरदायी होता है। आइए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बच्चे के लिंग के निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? माता, पिता, दोनों, कोई नहीं, है ना? तो बच्चे का लिंग के निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? पिता। पिता में XY पाया जाता है। पिता के लिंग से ही बच्चे में कौन सा लिंग होगा इसका निर्धारण होता है। आइए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? हम लोग जानते हैं आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अतः ऑप्शन नंबर सी हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा।
आइए बच्चों चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है, काल्पनिक, है ना। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जो आईना होता है, ये हम लोग का समतल दर्पण है ना, जिसमें हम लोग प्रतिबिंब को छू नहीं सकते हैं। वैसा प्रतिबिंब हम लोग का आभासी प्रतिबिंब होता है। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पेरिस्कोप। जैसे बहुत दूर कोई वस्तु है, जिस वस्तु को हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन पेरिस्कोप की सहायता से उसे हम आसानी से देख सकते हैं। आइए बच्चों चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते क्वेश्चन नंबर 28। काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेशिंग कहलाता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट हो जाएगा। आइए बच्चों चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते क्वेश्चन नंबर 29। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो 14% से कम होनी चाहिए। अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? 14% से कम। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का यह राइट हो जाएगा। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो किसानों का मित्र किसको कहा जाता है? केंचुआ को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट हो जाएगा। सूर्य के सबसे बाहरी या सबसे ऊपरी सतह पर तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? तो चंद्रमा एक क्या है हम लोग का? प्राकृतिक उपग्रह है, जिसे मानव ने नहीं बनाया है, उसी को हम लोग प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक सबसे भारी कौन है? बृहस्पति है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। घर्षण हमेशा क्या होता है? आरोपित बल का विरोध करती है। घर्षण हमेशा क्या होता है? आरोपित बल का विरोध करती है। अतः ऑप्शन नंबर डी हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। घर्षण निर्भर करता है। घर्षण किस पे निर्भर करता है? पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, दोनों पर। ये दोनों पर निर्भर करता है। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग को बोल रहा है घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन है? सतह द्वारा, बॉल बेयरिंग द्वारा, सतह रुकड़ा कर, कोई नहीं, है ना। तो घर्षण बढ़ाने के लिए क्या होता है? सतह रुकड़ा कर हम लोग घर्षण को बढ़ा सकते हैं। अगर कम बोलता तो हम लोग सतह द्वारा और बॉल बेयरिंग द्वारा लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे घर्षण बढ़ने का तरीका पूछा है, इसलिए सतह रुकड़ा कर होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? तो नायलॉन जो है क्या है? संश्लेषित रेशा है। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन 4R में नहीं है ना। तो 4R में क्या नहीं होता है? हम लोग का रिड्यूस होता है, रीयूज होता है, रिसाइकल होता है, लेकिन रिमूव नहीं होता है। अतः ऑप्शन नंबर डी हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है ना। नायलॉन एक ऐसा चीज़ है जो पिघल तो जाती है परंतु जलती नहीं है।
आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ज होता है, HZ, इसको हम लोग लिखते हैं। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? एक कंपन में लगे समय को क्या बोलेंगे हम लोग? आवर्त काल बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ध्वनि संचरित हो सकती है ना? ध्वनि किसमें संचरित होती है, ये हम लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है। केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु और गैस में, ठोस, द्रव और गैस में, है ना? तो ध्वनि जो होता है तीनों माध्यम में संचरित होता है। ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भू संपर्कन, है ना? भू संपर्कन कहा जाता है। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है ना? भूकंप को हम लोग किस में मापते हैं? सिस्मोग्राफ में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है, एक प्लस और एक माइनस, दो प्रकार के आवेश होते हैं। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोसोल। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? 21% है। नाइट्रोजन अगर पूछता तो 78 होता। कार्बन डाइऑक्साइड पूछता तो 0.3% होता। आइए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। वन उन्मूलन का अस्थायी हल क्या है ना? वन उन्मूलन माने वन का जो कटाई हो रहा है उसको हम लोग कैसे भर सकते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है ना? तो पुनर्वन रोपण के द्वारा, है ना, वन में फिर से वृक्ष लगाकर हम लोग वन उन्मूलन का स्थायी हल निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना हम लोग किसको बोलते हैं बच्चों? पेट्रोलियम को बोलते हैं काला सोना। काला हीरा रहता तो कोयला होता। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है ना? जल हम लोग का प्राकृतिक संसाधन है, हवा भी हम लोग का प्राकृतिक संसाधन है, सूर्य का प्रकाश भी हम लोग का प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन कपड़ा प्रकृति का दिया नहीं है ना, मानव निर्मित होता है, इसलिए ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अतः ऑप्शन नंबर डी हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।